किसान का बुद्धिमान बेटा। एक गांव में संजय नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, विनय, विजय और भोलू। विनय और विजय काफी समझदार थे। वहीं भोलू को सब भोंदू बुलाते थे क्योंकि वह बहुत सीधा और मूर्ख भी था। संजय बोला, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे काम नहीं होता बेटा। भोलू बहुत सीधा है, मुझे समझ नहीं आता वो क्या करेगा। साथ ही गांव के जमींदार की नज़र हमारी जमीन पर है, पता नहीं कैसे सब कुछ सही होगा। विनय बोला, दादाजी की जमीन पर पता नहीं कैसे उस जमींदार ने अपना नाम लिखवा लिया है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। और इस भोलू का क्या ही करूं पिताजी, इसको तो कुछ भी नहीं आता। अगर कोई काम दो तो सब उल्टा ही करता है। विजय बोला, पता नहीं भोलू इतना मूर्ख कैसे हो गया, जबकि हम दोनों भाई इतने समझदार हैं। भोलू बोला, मैं कहाँ से मूर्ख दिखता हूँ तुम लोगों को? हाँ? विजय बोला, कल तुमने हरिया चाचा को क्यों मारा इतना? भोलू बोला, हरिया चाचा ने बोला मुझे चप्पल दे, मैंने उनकी बात मानी और उन्हें चप्पल दी। विजय बोला, वो चप्पल पहनने के लिए मांग रहे थे, तुमने उन्हें चप्पल से मार ही दिया। मूर्ख, इसे तो यह तक नहीं पता होता कि किसी इंसान से कौन सा काम करवाना है। मैंने इससे कहा, जा खेतों से अनाज काट ले यार। मैंने जाकर देखा, यह बैठकर एक एक दाने को चाकू से काट रहा था। भोलू बोला, हाँ तो क्या, तुमने ही तो कहा था अनाज काट लाओ, वही तो मैं कर रहा था। संजय ने कहा, भोलू, तुझे बात समझ नहीं आती क्या? अनाज काटना यानी कि फसल काट कर लेकर यहां पर आना है तुम्हें। भोलू बोला, पिताजी, मैं तो वही करता हूं जो मुझसे कहा जाता है। अब ये लोग ही मुझे गलत चीज बताए तो मैं क्या करूं? भोलू के पिताजी को हमेशा भोलू की चिंता लगी रहती थी। संजय ने कहा, हे भगवान, पता नहीं भोलू का क्या होगा, आप ही मेरे भोलू की रक्षा कीजिए। किसान बूढ़ा हो गया था, इसलिए उनका निधन हो गया। अब भोलू का कोई भी सहारा नहीं था। दोनों भाई भी भोलू का मजाक उड़ाते रहते थे। विजय बोला, ओ भोलू, इधर आ, मेरे लिए पानी लेकर आ। भोलू बोला, ठीक है भैया, ले आता हूं। भोलू बड़ी सी बाल्टी में पानी भरकर ले आता है। विजय बोला, अरे मूर्ख, बाल्टी में पानी भरकर क्यों लाया है? मैंने तो पीने के लिए पानी मांगा था, गिलास में लाकर दे। एक बार में कोई काम सही से नहीं करता तू। विनय बोला, तुम इसे बोलते ही क्यों हो? कोई काम किसी काम का नहीं है ये, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और खाली नुकसान कराता है। विनय ने कहा, चल जा यहां से। भोलू दुखी होकर वहां से चला जाता है। अब तो हर रोज भोलू के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। गांव के लोग भी भोलू को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेते थे। एक बूढ़ा बोला, भोलू बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द है, जरा मेरे खेत जोत देगा तो? भोलू बोला, काका, खेत जोत लूंगा तो आपका कमर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? उसके लिए तो कमर दबानी पड़ेगी ना। बूढ़ा बोला, अरे भोलू, कमर में दर्द है, मैं खेत जोत नहीं सकूंगा, इसलिए तुझसे बोल रहा हूं, तू भी ना। भोलू ने कहा, तो ऐसा बोलो ना काका, खुद गलत बोलते हैं सब और फिर मुझे मूर्ख ठहराते हैं, बताएं। बूढ़ा बोला, हाँ बचवा, हाँ, हम ही मूर्ख हैं, जा खेत जोत, मेरे कमर की चिंता तू ना कर। भोलू मूर्ख ज... भोलू मूर्ख जरूर था, पर वह बहुत मेहनती था। वो सबकी मदद भी किया करता था, हालांकि लोग उसका सिर्फ इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन भोलू गांव के रास्ते से कहीं जा रहा था।
अचानक उसका पैर रास्ते पर बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। सोया हुआ कुत्ता घुर्राते हुए भोलू को देखता है और भौंकने लगता है। भोलू बोला, अरे बाप रे बाप, क्यों भौंक रहा है भाई? गलती हो गई, माफ कर दे। कुत्ता उसे दौड़ाने भी लगता है। भोलू बोला, माई रे माई, कहाँ फंस गया? बचाओ, कोई तो बचाओ रे। दौड़ते दौड़ते भोलू जंगल में आ जाता है। वह जंगल के अंदर जाते जा रहा था। उसे पता ही नहीं था वो कहाँ जा रहा है। भोलू अपने घर का रास्ता भी भटक गया था। उसी जंगल की एक और लड़की दिखाई देती है जो सूखी लकड़ियों को जमा कर रही थी। भोलू बोला, यह कौन सी जगह है? रानी बोली, यह तो जंगल है, आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई आदमी नहीं आता। भोलू बोला, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। उसके बाद भोलू ने सारी बात उस लड़की को बता दी। भोलू की बातें सुनकर उस लड़की को पता चल गया कि भोलू बहुत भोला है जो अपने घर का पता भूल गया है। रानी ने कहा, मेरा नाम रानी है, चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा चलाती हूँ, जो मिलेगा मिल बांट कर खा लेंगे, ठीक है? भोलू खुश होकर उस रानी के साथ चला जाता है। लकड़ी बेचकर जो मिलता वो लड़की खुशी खुशी मिल बांट कर खा लेती, लेकिन भोलू का भोलापन अभी भी जारी रहा। वह अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता था। वहीं वहीं दूसरी ओर विनय बोला, पता नहीं है भोलू कहाँ चला गया, मूर्ख कहीं का। विजय ने कहा, एक तो खुद जमींदार ने हमारी जमीन ले रखी है, यह परेशानी क्या कम थी जो भोलू अचानक गायब हो गया? मैं तो तंग आ गया हूं। विनय बोला, चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इधर कुछ दिन बाद भोलू जंगल में लकड़ी का गट्ठर उठा रहा था। लकड़ी का गट्ठर बहुत बड़ा और भारी था। इसे भोलू ठीक तरह से उठा नहीं पा रहा था। भोलू बोला, अरे बाप रे बाप, यह लकड़ी का गट्ठर तो बहुत भारी है, उठ नहीं रहा। पता नहीं कैसे रानी इसे उठाती है। वहीं पास ही भोलू को एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा नजर आए जो ध्यान लगाए बैठे थे। भोला भोलू बिना कुछ सोचे समझे उन साधु बाबा को कहता है, ऐ भाई, यह गठरी बहुत भारी है, थोड़ी मेरी मदद कर दो ना उठाने में, आप तो वैसे भी सो ही रहे हो। साधु ध्यान में मग्न था, साधु ने कुछ नहीं सुना। भोलू फिर बोला, अरे अजीब इंसान है, नींद में इतना मग्न है कि किसी की कोई मदद को राजी नहीं है। उठ जा भाई, उठ जा, मेरी मदद कर दे भाई। साधु ने कहा, कौन मूर्ख है जिसने मेरी सालों की तपस्या भंग की? मैं ध्यान कर रहा था मूर्ख, तूने मेरा ध्यान तोड़ दिया है। तो खुद को समझता क्या है? बहुत बुद्धिमान है तू, इतना घमंड है तुझे अपनी बुद्धि पर, मूर्ख इंसान। भोलू बोला, लो, अब आप भी मुझे मूर्ख बोल रहे हैं। आपको नहीं पता मैं कितना समझदार हूं, सब बस मुझे मूर्ख बोलते रहते हैं। साधु ने कहा, तो बहुत समझदार है ना, तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू अभी जैसा है उससे ठीक उल्टा हो जाएगा। तू खुद को जितना समझदार समझता है ठीक उसका उल्टा बन जाएगा। भोलू बोला, अरे महाराज, श्राप भी दे दिया, मेरा गट्ठर तो उठवा देते। अजीब बाबा है यार। इसके बाद साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। अचानक भोलू ने अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। भोलू घर आता है, वहां रानी बैठकर लकड़ियों की कीमत का हिसाब लगा रही थी। रानी बोली, आ गए आप, सारी लकड़ियां लेकर आए हैं ना?
फिर रानी लकड़ी के पैसे जोड़ने में लग जाती है। रानी बोली, 100 रुपए होने चाहिए इन लकड़ियों के। भोलू बोला, रानी तुम गलत हिसाब लगा रही हो। झोपड़ी के पीछे जो लकड़ियों का बंडल रखा है, तुमने उसे बेचा ही नहीं है, और कल तुमने 2 गट्ठरों को आधे दामों पर बेचा था, क्योंकि वे गीले थे, इसलिए तुम्हारे पास अभी 50 ही हैं। रानी बोली, हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रानी चौंक गई। आपने तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया है, अचानक से आप इतने समझदार कैसे हो गए? भोलू ने रानी को साधु महाराज वाली सारी बात बता दी। असल में साधु का श्राप भोलू के लिए वरदान बन गया था। वो अब समझदार हो गया था। रानी सब सुनकर बहुत खुश हो गई। रानी बोली, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? भोलू बोला, अरे इसका बुरा मानने वाली कौन सी बात है, कहो ना। रानी बोली, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और हमारा एक दूसरे से जान पहचान भी अच्छा हो गया है। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? भोलू बोला, क्या सच में मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं? मुझे मंजूर है। इसके बाद रानी और भोलू दोनों आपस में मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। एक दिन भोलू ने कहा, अब मुझे अपने गांव जाना है रानी। रानी बोली, ठीक है, आप चले जाएं। भोलू ने कहा, जाऊंगा पर अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, चलोगी ना? रानी ने कहा, अब मेरे सब कुछ आप ही तो हैं, मैं आपके बिना भला कैसे रह सकती हूं? भोलू रानी को लेकर अपने गांव पहुंचता है और अपने घर जाता है। वहां वह देखता है कि उसके दोनों भाई चिंता में बैठे थे। भोलू बोला, विनय भैया, मैं आ गया, प्रणाम। विनय बोला, अरे भोलू, तू कहाँ चला गया था रे? हमने तुझे बहुत ढूंढा, कहाँ था तू, और यह है कौन तुम्हारे साथ? भोलू बोला, भैया, मैं गलती से जंगल चला गया था, महारानी ने मुझे सहारा दिया। विनय बोला, अच्छा हुआ तू आ गया, पर क्या फायदा, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। भोलू बोला, मुसीबत? कैसे मुसीबत भैया? विजय ने कहा, पिताजी की पूरी जमीन जमींदार ने अपने नाम करवा ली है। अब हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है जहां खेती करके हम अपना गुजारा कर सकें। भोलू बोला, पिताजी की जमीन जमींदार ने हथिया ली है। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं वो जमीन छुड़वा लूंगा। विनय बोला, तू छुड़वाएगा जमीन? तेरे जैसा मूर्ख ऐसी बातें कर रहा है, सुन हंसी आ रही है। भोलू बोला, आप मेरी बात तो मानो भैया, मैं जमीन जरूर छुड़वा लूंगा, मेरे पास एक योजना है। भोलू अपनी योजना बताता है। भोलू की बात सुनकर दोनों भाई दंग रह गए और सोचने लगे कि भोलू इतना समझदार कैसे हो गया है। उन लोगों को रानी ने साधु के श्राप के बारे में बता दिया, जो श्राप भोलू के लिए वरदान बन चुका था। विनय बोला, भोलू, जैसी योजना तुमने बनाई है हम वैसा ही काम करेंगे। मेरे भाई, तू ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। भोलू बोला, भाई आप फिक्र ना करो, अब देखो जमींदार को सबक कैसे मिलता है। अगले दिन गांव में यह खबर फैला दी जाती है कि अगले ही दिन गांव में यह खबर फैलती है कि भोलू के पिता के खेत में एक चुड़ैल रात को घूमती है। आसपास के लोगों में डर का माहौल छा गया। यह खबर जमींदार के पास भी पहुंची। जमींदार बोला, यह मैं क्या सुन रहा हूं, यह चुड़ैल कहां से आ गई? एक आदमी बोला, हाँ मालिक, आजकल संजय की जमीन पर हर रात एक चुड़ैल घूमती नजर आती है, और जैसे ही सामने जाओ वो गायब हो जाती है। गांव के 2-4 लोग तो बीमार हो गए हैं चुड़ैल को देखकर। जमींदार बोला, क्या बेकार की बातें करते हो तुम लोग, मैं जाकर देखता हूं। उसी रात जमींदार अपने 4 आदमियों के साथ चुड़ैल देखने के लिए संजय के खेत में जाता है।
जमींदार ने कहा, यह गांव वाले सब सठिया गए हैं ससुरे। ना जाने कौन सी चुड़ैल दिखाई देती है इन्हें, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी जमींदार को पीछे सफेद कपड़ों में लिपटी, बाल खुले हुए कोई आता दिखाई दिया। जमींदार बोला, जय हनुमान, यह चुड़ैल कहां से आ गई यहां पर? हे भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आदमी बोला, मालिक, चुड़ैल तो गायब हो गई। तभी अचानक चुड़ैल फिर वहां आ जाती है और बोलती है, यह जमीन किसकी है? मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं यहीं रहूंगी हमेशा। इस जमीन पर जिसने अपना हक जताया है वो मारा जाएगा। हाँ, तुम्हें मरना है। और चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। जमींदार बोला, हे भगवान, आज बचा लो, मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए। कभी मुड़कर इस जमीन की तरफ भी नहीं देखूंगा। राम राम राम। सबके सब लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। दूसरे ही दिन जमींदार ने वह जमीन विनय और विजय को वापस लौटा दी। जमींदार बोला, अरे विनय बेटा, मुझसे गलती हो गई। यह जमीन तो संजय की थी और उसी की रहेगी। हाँ, यह रहे तुम्हारी जमीन के कागज। विनय बोला, हाँ लाओ। और दूसरी बात, अगर गलती से भी हमारी जमीन पर नजर डाली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। विजय बोला, वाह भोलू, क्या दिमाग हो गया रे तेरा? तेरी योजना ने तो सच में हमारी जमीन वापस दिला दी। और हाँ, रानी भाभी भी कमाल के कलाकार हैं। चुड़ैल बनकर क्या खूब डराया जमींदार को। भोलू बोला, धन्यवाद रानी, हमारी इतनी मदद करने के लिए। रानी बोली, धन्यवाद किस लिए जी? अब मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूं ना। अब तो हम सब लोग मिलकर रहेंगे। भोलू को पता था कि डर से किसी भी चीज को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस तरह भोलू की होशियारी और रानी के साथ से उन्हें उनकी जमीन वापस मिल गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।